युवाओं की कोई बात नहीं मानी जाती। जीतू पटवारी और तमाम सब ये लोग नीचे जो हैं, इनको कभी ऊपर नहीं आने जाने दिए। जब तक माननीय कमलनाथ जी को हम लोगों ने लगातार कहा कि किसी एक के कारण पूरी सरकार को बलि नहीं चढ़ाया जाए। उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी, उस समय भी खजाना खाली मिला था, तो हमने तो नहीं कहा कि खजाना खाली है, परंतु हमने सरकार चलाने का प्रयास किया। कमलनाथ जी को मैंने कई बार वो योजना बताई कि बहुत आवश्यक है, ये कर देंगे तो 5 साल में ये हो जाएगी, हमारी पूर्ण हो जाएगी, लोगों को, किसानों को लाभ मिलने लगेगा। परंतु वो टलती गई। फिर बीच में कोरोना का संकट आ गया। पानी की व्यवस्था हो जाए, वो पानी की व्यवस्था हमने करी है। 1-2 साल में बांध बन के तैयार होगा, बंडा डैम का पानी यहाँ आएगा। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कराई और इसी वर्ष हम, ऐसा लग रहा है कि हमारा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक वो हमारा केंद्रीय विद्यालय भी शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय। आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ के खास सेक्शन आमने सामने में। और आपको पता है, आमने सामने में हम लगातार आपको जनता से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू कराते रहते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बता दूं कि छतरपुर की बड़ा मलहरा विधानसभा है मध्य प्रदेश की, वहाँ से विधायक हैं और साथ ही हिंडोरिया राजघराने से हैं। प्रद्युमन सिंह लोधी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बड़ा मलहरा सीट है वो कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कि उमा भारती जी जो हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश की, उनका काफ़ी वहाँ पर अच्छा रहता है। उनकी सीट रही है, वो लोधी समाज का काफ़ी वहाँ पर वोट रहा है और ऐसे में काफ़ी करीबी माने जाते हैं प्रद्युमन जी उमा भारती के। तो इसी से शुरुआत करते हैं। विधायक जी, जब आपने राजनीति शुरू की 2018 में, मुझे लगता है आप पहली बार विधायक बने, लेकिन क्या यही आपकी राजनीतिक शुरुआत थी या पहले हो गई थी राजनीतिक शुरुआत? मैं 1995 से राजनीति कर रहा हूं और 1995 में मैं पहला जनपद पंचायत सदस्य जिला दमोह में, जनपद पंचायत दमोह का चुनाव लड़ा था। उसके बाद कृषि उपज मंडी का अध्यक्ष बना और लगातार फिर कृषि उपज मंडी में रहा। और फिर उसके बाद 2018 में फिर मुझे विधानसभा बड़ा मलहरा से कांग्रेस से चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा, हिंडोरिया राजघराने से आप आते हैं, तो थोड़ा सा, चूँकि जनता को बहुत अच्छा लगता है राजा महाराजा इन सब के बारे में सुनने में, तो थोड़ा सा इस बारे में भी जानना चाहती हूँ कि कैसा सफ़र रहा आपका हमेशा से? सफ़र, चूँकि हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग थे और लगातार जनता के बीच में रहे हैं और जनता की भावनाओं को सरकार के बीच में ले जाना और जनता के बीच में रहकर उनके काम कराना, ये बहुत बड़ी बात रहती है। और कभी कभी विरोधाभास भी होता है। कभी कभी हम लोगों के ऐसे विषय भी आ जाते हैं कि जहाँ जनता किसी बात पे मुखर है और वो काम हमारे कभी हो नहीं पाते। तो ये बातें कहीं कहीं अखरती हैं, परंतु निश्चित रूप से राजनीति में आने के बाद जब विधानसभा में जब हम आए और जब हमने देखा यहाँ से बहुत सी चीज़ें हम करा सकते हैं, तो वो जो जज्बा था, काम करने का जज्बा था, जो हमारा काम करने का शैली है और तरीका है, उससे हम काफ़ी काम करा पाए, काफ़ी हद तक बड़ा मलहरा में विकास करा पाए। ये बड़ी बात। और मैं लगातार जनप्रतिनिधि रह के सांसद, विधायक, मंत्रियों से के लगातार संपर्क में रहा। काम कैसे होते हैं, काम कैसे करवाए जाते हैं, ये तमाम सब चीज़ें बीच में रहीं। अधिकारियों से कैसे काम निकालने पड़ते हैं, तमाम वो सब चीज़ें रहीं। उस आधार पर आज हम कह सकते हैं कि हमने बड़ा मलहरा में बहुत काम कराए हैं। बिल्कुल। अच्छा, पहली बार आप विधायक बने, लेकिन इससे पहले हम देखें कि जो है, मुझे जहाँ तक पता है, आप बड़ा मलहरा के निवासी नहीं थे, आप कहीं और रहते थे, दमोह के निवासी थे आप। तो आपने कैसे सोचा कि बड़ा मलहरा में आना है, छतरपुर में आना है, यहाँ से चुनाव लड़ना है, कैसे सोचा? ये उस समय कमलनाथ जी ने लगातार सर्वे करा रहे थे जी, 2018 की बात। 18 में। मैं तो पहले भाजपा में था, परंतु कुछ कारणों से मैं कांग्रेस में चला गया और मैं लगातार प्रवास पर रहता था। राजनीतिक जीवन में प्रवास बहुत महत्वपूर्ण होता है और बुंदेलखंड मेरा क्षेत्र भी रहा है जहां मैंने लगातार प्रवास किया और लोगों के संपर्क में भी रहा। तब ये बात सामने आई कि मुझे किस सीट से लड़ना चाहिए। तो ये टास्क था बड़ा मलहरा, कांग्रेस के लिए टास्क था कि ये जीत भी सकते हैं कि नहीं। तो उस समय ये था कि मुझे जो भी कठिन सीट हो वो बुंदेलखंड की वो दे दी जाए। तो 4-5 सीटें बताई गई थी मेरे लिए। बंडा भी था मेरे लिए, बड़ा मलहरा भी था मेरे लिए, पथरिया भी था, दमोह भी था।
तो ऐसे काफ़ी सीटें थीं जिसके लिए मुझे कहा गया, मैंने कहा जिस भी सीट से कहेंगे हम लड़ेंगे चुनाव और निकाल के लाएंगे। और मुझे बड़ा मलहरा दिया गया और अब जनता के आशीर्वाद से जो हमारे संबंध थे, संबंधों के आधार पर जो हमारे प्रवास के दौरान लोगों से संबंध रहते थे, तो उस आधार पर मुझे उस समय 2018 में भी मैं काफ़ी मतों से वहाँ की जनता ने जिताया और जैसा जनता ने कहा वैसे ही हम करते गए। विधायक जी, 2018 में आपने कांग्रेस से चुनाव जीता और जिस सीट से आपने चुनाव जीता वो हमेशा से जो है कहीं ना कहीं भाजपा का गढ़ रही है, बड़ा मलहरा, क्योंकि वहाँ पर उमा भारती रही, उनका एक गढ़ माना जाता रहा। तो जब आपने 18 से चुनाव लड़ा कांग्रेस से, तो क्या उमा भारती जी की नाराज़गी नहीं देखने को मिली? क्योंकि भले ही वो आपके काफ़ी करीबी थी, लेकिन जब आपने भाजपा से आप कांग्रेस में आए तो उनकी नाराज़गी नहीं झेलनी पड़ी आपको? निश्चित रूप से अब कहीं कहीं कई प्रकार की ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं जहां से हमारे प्रिय नेता अपने प्रिय पात्र को सही स्थान पर नहीं पहुंचा पाते और कहीं कहीं ऐसा लगता है, हमारे नेता को भी लगता है कि अब अगर हम नहीं कर पाए तो ये जहां भी जाए खुश रहे। तो ऐसा करके मैंने तो दीदी से प्रणाम करके ही मैं गया था कि मुझे शायद यहाँ ना मिले तो मैं अब मैं जा रहा हूँ करके, और मैं फिर चला गया कांग्रेस में चला गया और पूरे ईमानदारी के साथ काम किया, जनता के बीच में रह के काम किया। परंतु जब कांग्रेस की सरकार गिर गई, उसमें भी काफ़ी मतभेद थे। माननीय कमलनाथ जी को हम लोगों ने लगातार कहा कि किसी एक के कारण पूरी सरकार को बलि नहीं चढ़ाया जाए, किसी एक आदमी को नेता बनाने के लिए पूरी सरकार को बलि ना चढ़ाया जाए। परंतु बहुत से विधायक नाराज़ थे, परंतु कमलनाथ जी के कारण नहीं गए। परंतु जब सरकार गिर गई और राज्यसभा का चुनाव, फिर अन्य चुनाव, हम काफ़ी विधायकों ने विरोध किया और फिर ऐसा वहाँ चलन ऐसा आया कि युवाओं की कोई वहाँ कदर नहीं थी। युवा विधायकों को ना पूछा जाना, ना सलाह ली जाना और एक व्यक्ति को, एक परिवार को आगे बढ़ाना, बाकी सब इतर अलग हैं। ये तमाम सब चीज़ें हम लोगों को लगा कि अब वहाँ रहना मुश्किल रह पाएगा। तो मैं कमलनाथ जी को प्रणाम करके मैं वापस आ गया। किस परिवार को बढ़ाने का कह रहे हैं आप? अब वो आपने जैसे सिंधिया जी जिस परिवार को वो करके गए, जहाँ सिंधिया जी को जैसे परेशान किया गया, वो सबकी नॉलेज में है। मतलब आप मुख्य गांधी परिवार की ही बात कर रहे हैं या फिर मतलब यहाँ पर मैं दिग्विजय सिंह की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो उनके कारण ही ये सरकार गई। यदि वो सही निर्णय ले पाते, मतलब उनकी जिद की वजह से उनकी जिद की वजह से ये सरकार गई कांग्रेस की। अच्छा, 2020 के प्रकरण पर तो आते हैं, लेकिन 2018 में क्या वजह रही ऐसी कि आपने भाजपा छोड़ी? वो हमारी वहाँ की दमोह की परिस्थितियाँ थीं, वहाँ का राजनीतिक माहौल था, क्योंकि सबको अब जब आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं लोग पीछे धकेल दिए जाते हैं और वहाँ अपना एक राजनीतिक समीकरण अलग हो गया। इस कारण मुझे भाजपा से हटना पड़ा। अभी क्या लगता है, अभी तो और ज़्यादा समीकरण वहाँ पर तेज़ हो गए हैं दमोह में? वहाँ की दमोह बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी हम वहाँ जीतेंगे, ऐसा पार्टी का प्रयास है। और आप निश्चित मान के चलिए पूरे बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा बहुमत से जीतेगी। बिल्कुल। अच्छा, 2020 का प्रकरण जो हुआ, मतलब आपने ये बताया कि आपका मन किया, तो क्या आप सिंधिया जी के साथ ही मतलब थे? भले ही आप 5 महीने के गैप में आए, लेकिन क्या आप उनकी आइडियोलॉजी से आए, क्या आप उनके विचारों से प्रभावित होकर आए, या फिर आपने दीदी की बात मानी, दीदी ने आपको बुलाया, या कुछ ऐसी बात हुई? तो दीदी का प्रभाव था, सीट पर प्रभाव है और उनका आशीर्वाद और तमाम सब चीज़ें जीवन भर रहेगा। और मूल रूप से कांग्रेस में ही इतनी अंतर्कलह थी कि वो अपन को झेल पाना संभव से परे था और मुझे ऐसा लगता था कि अब यहाँ रह नहीं पाएंगे, क्योंकि अंतर्कलह इतनी ज़्यादा है, सबको ही नेता बनना है और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी करके यदि सबको बराबर कहा जाता, सब नेताओं को बराबर लिया जाता, विधायकों को बराबर काम दिया जाता, तो कांग्रेस की ये स्थिति नहीं होती। और मूल रूप से आज भी आप देखेंगे वहाँ युवाओं की कमी है, युवाओं की कोई बात नहीं मानी जाती। जीतू पटवारी और तमाम सब ये लोग नीचे जो हैं, इनको कभी ऊपर नहीं आने जाने दिए। जब तक 75 साल से ऊपर के लोग जाएंगे नहीं, तब तक युवा वहाँ पर आएंगे नहीं। और आज युवा हमारा 75% हमारे देश में युवा है और उसकी बात नहीं मानी जाएगी तो कैसे काम चलेगा।
अच्छा, तो आप जैसे बीजेपी में हैं, तो इस बार क्या लगता है, चूंकि आप कह रहे हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, तो क्या इस बार शिवराज सिंह को चेहरा ना बनाकर सिंधिया को चेहरा बनाया जाएगा? नहीं, ये विषय पार्टी का हो सकता है और हम विचारधारा के लिए काम करते हैं। पार्टी पूरी विचारधारा के लिए काम करती है और चेहरा जो भी हो माननीय हमारी संगठन तय करेगा और उसी आधार पर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी जो निर्णय करेगी। अच्छा, बड़ा मलहरा की बात करते हैं। बड़ा मलहरा में क्या स्थिति है? मतलब 5 साल आप अभी रहे, लेकिन इससे पहले क्या स्थिति रही है वहाँ की? हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है, तो क्या स्थिति रही है? काम हुआ है, विकास हुआ है, क्या है? काम धरातल पर जितना होना चाहिए था मूल रूप से उतना काम वहाँ हुआ नहीं था। अच्छा। हाँ, आप जैसे ही वहाँ जाएंगे तो दिखेगा, कुछ बदला बदला सा दिखेगा, तब समझ में आएगा। आप 10, 12, 15 साल पहले का बड़ा मलहरा देखेंगे और आज का बड़ा मलहरा, बदलते बड़ा मलहरा को देखेंगे, जिसकी तस्वीर लगातार बदल रही है। और माननीय शिवराज जी ने जिस प्रकार से वहाँ बड़ा मलहरा के लिए मुझे दिया है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा दिया है, उसको कम कहीं नहीं कहा जा सकता। और मैं ये कह सकता हूँ छतरपुर ज़िले की 6 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा यदि कहीं निर्माण के कार्य चल रहे हैं तो वो बड़ा मलहरा विधानसभा में ही चल रहे हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो 15-20 साल से तो करीबन वहाँ पर जो है भाजपा का ही वो गढ़ है, और 15-20 मतलब वो हमेशा से ही, यहाँ 15-20 साल से तो मेनली सरकार है भाजपा की, लेकिन इससे पहले से भी हमेशा से वो भाजपा का गढ़ रहा है। फिर क्या मुख्य वजह क्या लगी आपको वहाँ पर जाने के बाद, कि भाई क्या वजह रही कि यहाँ पर विकास अभी तक नहीं आ पाया? मूल रूप से जनप्रतिनिधियों की उदासीनता मुख्य कारण रहती है कि काम कितना हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, और काम करवाने के तरीके भी पता होने चाहिए। बहुत सी चीज़ें रहती हैं। सरपंच बनना बहुत आसान काम है, परंतु वो उस पद को निभा पाना, विकास करा पाना बहुत कठिन काम है। विधायक बनना बहुत आसान काम हो सकता है, परंतु उसको, उस पद को निभा पाना बहुत महत्वपूर्ण है। आप काम कैसे करा रहे हैं, आपकी वहाँ क्या आपूर्ति होना है, क्या बहुत सी ज़रूरतें हैं, क्या निर्माण कार्य होना है, सड़कें कितनी बनना है, हॉस्पिटल की क्या पोजीशन है, हमारे स्कूल शिक्षा का क्या पोजीशन है, ये तमाम सब चीज़ें सोच के, सिंचाई की क्या पोजीशन है, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, रोटी कपड़ा और मकान, ये तमाम सब जो बेसिक सुविधाएं हैं वो हम जनता को दे पा रहे हैं, उसका काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मूल रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। आज हमारे बड़ा मलहरा में काठन डैम परियोजना, मेरा स्वप्न था कि डैम बने, बड़ा डैम, 300 करोड़ के ऊपर की लागत से वो निर्माण का कार्य शुरू हो गया, जिससे करीब 12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचेगी। बंडा बांध परियोजना में बक्सवा क्षेत्र की हमारी 11,500 हेक्टेयर भूमि सिंचेगी, और अभी 6-7 हमने करीब 5-5, 7-7 करोड़ के नए बांध शुरू कराए हैं, जो लगातार बांध बनेंगे। वहाँ पर पलायन होता था, किसान भी जाता था, हमारा छोटा और मझोला किसान जो होता था वो भी चला जाता। क्या सिंचाई के साथ संसाधन नहीं थे। पलायन को रोकने के लिए किसानी को दुरुस्त करना बहुत मजबूत काम था, और ये उस समय हो सकता है जब हमारे पास पानी की व्यवस्था हो जाए। वो पानी की व्यवस्था हमने करी है। 1-2 साल में बांध बन के तैयार होगा, बंडा डैम का पानी यहाँ आएगा तो हमारे यहाँ से पलायन भी रुकेगा, रोजगार के संसाधन भी बढ़ेंगे, और हरियाली आएगी तो किसान का जो आर्थिक मजबूती है वो भी होगी। अच्छा विधायक जी, ये जो आपका 5 साल का विधायक का ये समय रहा, इसमें आपने दोनों सरकारों को देखा। आप जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस में थे, और जब भाजपा की आई तो भाजपा में आ गए। क्या लगता है आपको, मुख्य रूप से क्या आपने इसमें डिफरेंस देखा? किसका कार्य करने का तरीका ज़्यादा अच्छा रहा? भाजपा का तरीका मूलतः बहुत तेज़ी से विकास करने का होता है। उनके सामने रोड मैप, आप माननीय शिवराज जी तो के सामने जब हम लोग लेके जाते हैं काम, तो जैसे ही वो देखते हैं तो वो खुद ही समझ जाते हैं कि ये बहुत आवश्यक काम है, तत्काल डन करते हैं, और 1 मिनट में कैबिनेट में आ जाता है। अब मैं आपको बताऊं, हमारा सिविल हॉस्पिटल 50 बिस्तर का तत्काल उन्होंने डन कर दिया। महाविद्यालय आवश्यकता है, तत्काल दे दिया। हमारे पास स्टेडियम 2 नहीं थे, बड़े बड़े 3-3, 4-4 करोड़ के स्टेडियम हमें दे दिए। 10 करोड़ का हॉस्पिटल हमें घुआरा में भी दे दिया, तो 10 करोड़ का बड़ा सिविल अस्पताल हमें बड़ा मलहरा में भी दे दिया। तो ये बड़े काम थे। हमारे यहाँ भीमकुंड है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, वहाँ बड़ा खस्ता हाल पड़ा था। वहाँ बाहर के लोग, विदेश के लोग, पर्यटक वहाँ आते थे, परंतु कोई व्यवस्था नहीं थी। आज सौंदर्यकरण का काम 4 करोड़ की लागत से करीब चल रहा है। अबार माता का काम चल रहा है। हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय को लोग तरस जाते हैं,
परंतु 1 साल के अंदर मैंने केंद्रीय विद्यालय पूरी ताकत के साथ काम करके माननीय सांसद जी के सोच से केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कराई, और इसी वर्ष हम ऐसा लग रहा है कि हमारा कक्षा 1 से कक्षा 5 तक वो हमारा केंद्रीय विद्यालय भी शुरू हो जाएगा। CM राइज हमारे 2 स्कूल शुरू हो गए हैं। लगातार बहुत से हमने 8वीं से जो 10वीं के लिए उन्नयन हमने शालाएँ कराई हैं, 10वीं से 12वीं के लिए भी उन्नयन कराए हैं। तो काफ़ी वो सड़कों के लिए तो मैंने काफ़ी जाल बिछाया है। कुछ ही जो ऐसी सड़कें होंगी जो सिर्फ वन विभाग की अड़चन के कारण, उनके नियम के कारण रह गई होंगी, अन्यथा अधिकांश सड़कों पे हमने काम किया है, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से हो, चाहे PWD के माध्यम से हो, चाहे नाबार्ड से, कई प्रकार के जहाँ जहाँ भी हमें सड़कों का काम मिला है पूरी ताकत के साथ किया है, और लगातार काम चल रहा है। और जल जीवन मिशन के माध्यम से छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा ही ऐसी विधानसभा है जिसमें 120 गांव में, बड़ा मलहरा में हर घर में नल लगा के हम बिल्कुल बिस्लरी जैसा पानी दे रहे हैं। गांव में भी, अच्छा, गांव में भी हम बिस्लरी जैसा पानी दे रहे हैं। और बक्सवाहा में भी हम पानी पूरे हर गांव में घर घर देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी करीब 10 या 12 गांव में होना, 118 गांव में वहाँ भी होना है। वो योजना चालू हो गई है और बहुत जल्दी 6 महीने या 7 महीने में वो भी वहाँ पूर्ण हो जाएगी। तीनों नगर पंचायतों में 25-25 करोड़ की लागत से हमारा जल जीवन मिशन का काम यहाँ भी चल रहा है। तो नगर परिषद में भी पूरे तरह से काम हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम हो रहा है। पीने के पानी में हम लगातार सफलता की ओर हैं। हमने पीने का पानी घर घर में देने में हम सफल हो गए हैं। हम खेत में किसानों को पानी देने में भी हम सफल हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने CM राइज के साथ ये स्कूल और कॉलेज बनाने के, बड़ा मलहरा, बक्सवाहा, घ्वारा, तीनों जगह कॉलेज बन गए हैं। एक सबसे बड़ा ITI कॉलेज हमने बक्सवाहा में बनाया है। NCC हमने वहाँ कर दी है। तो ये बाकी के 3 साल में हुआ, मतलब ये इतना 3 साल में ही ये काम। माननीय स्वराज पहले 2 साल में कुछ नहीं हो पाया था, करीबन 1.5 साल पाया तो कुछ नहीं हो पाया था। 4-5 सड़कें बस बना पाए थे। इसके अलावा काठन परियोजना के लिए लगातार मैं कहता रहा कि ये बहुत ज़रूरी है। बुंदेलखंड के लिए तो बहुत ही ज़रूरी योजना है। वहाँ के लोग पलायन रुके। कमलनाथ जी को मैंने कई बार वो योजना बताई कि बहुत आवश्यक है, ये कर देंगे तो 5 साल में ये हो जाएगी, हमारी पूर्ण हो जाएगी, लोगों को, किसानों को लाभ मिलने लगेगा। परंतु वो टलती गई। फिर बीच में कोरोना का संकट आ गया तो 2 साल उसमें लग गए। फिर अभी टेंडर हुआ, तब कहीं जाकर अभी वो हो पाया। अच्छा, आपने जो 2020 का प्रकरण देखा, चूंकि आप तो 5 महीने बाद आए, लेकिन आपने उसके पहले 5 महीने पहले जो भी हुआ वो सब देखा। आपको क्या लगता है, अगर एक सवाल बहुत सीधा सिंपल आपसे पूछना चाहूँ, कांग्रेस में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था, सिंधिया इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें मुख्यमंत्री बनना था। अगर इन दोनों चेहरों को कंपेयर किया जाए, आपको क्या लगता है कि किसको मुख्यमंत्री असल में होना चाहिए था मध्य प्रदेश का? उस समय दोनों ही नेता थे और दोनों को ही ये कमान थी। अब मुख्यमंत्री का चेहरा तो ऊपर से ऐसा लगता था उस समय जब हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे कि सिंधिया जी बनेंगे, परंतु जैसा भी रहा वहाँ से कमलनाथ जी का नाम आया, सब लोगों ने सपोर्ट किया, सिंधिया जी ने भी सपोर्ट किया। वो अंदर खाने की बात क्या हो सकती है उन लोगों को पता होगी, परंतु जब ये पूरा वाक़या हुआ तो जब 2 बराबरी के नेता होते हैं तो दोनों का ये रहता है कि जब हमने जनता से वोट मांगा है तो हमारे काम भी, हाँ, तो हमारे काम भी होना चाहिए, हमारे लोगों के काम भी होना चाहिए, जनता के काम भी होना चाहिए। और लगातार कई मामले में वो प्रयास करते रहे। कई प्रकार की समस्याएं थीं, जो सार्वजनिक समस्याएं थीं, जो जिसके लिए वो लगातार संघर्ष करते रहे थे और बोल रहे थे हम सड़कों पर आ जाएंगे, यदि आप काम नहीं करेंगे तो सड़कों पर आ जाएंगे। तो उनकी बात बड़े शिद्दत के साथ सुन समझ के काम कर देते तो ये मौका नहीं आता। और कोई कह रहा हम ये काम कर जाएंगे और आप करें तो कर जाओ, और वो सामने वाला कर गया, तो फिर इसमें ये किसी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए कि फिर आपने क्यों सरकार गिरा दी। अब वो कह रहा है ये काम करो। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो भी प्रकरण हुआ उसमें सिंधिया जी सही थे? सिंधिया जी 100% सही थे। इस तरीके से लेकिन सरकार गिराना क्या सही लगता है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में क्या, अब हमारे जीतने से हम एक मजबूत ताकत है आपकी पार्टी की और सरकार की, और उसकी बात नहीं मानी जाना, ये कहाँ तक बड़ा फैक्टर रहा? मतलब ये कहाँ तक उचित है? मतलब आप काम नहीं करेंगे, आप काम करने के लिए बैठे हैं, आप जनता में वादा करके आए कि हम ये काम करेंगे, आपने किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया,
आपने कई बहुत सी जनहितैषी योजनाएं बंद कर दी, उसके बदले स्वरूप में आपने कोई दूसरी जनहितैषी योजना अच्छा, चालू कमलनाथ का इसी में कहना था कि भाई पूरा खजाना ही हमें खाली मिला। जब हमें सरकार मिली, जब 2018 में हमारी सरकार बनी, तो पूरा खजाना शिवराज ने खाली कर दिया था 18 साल में, ये 15 साल में। ये कोई बात नहीं होती। खजाना खाली था तो आप काहे को मुख्यमंत्री बन गए? आप उनका कहना था कुछ समय तो लगेगा ना इसको करने में। ऐसी कई बातें नहीं होती। जब 2003 में माननीय सुश्री उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी, उस समय भी खजाना खाली मिला था, तो हमने तो नहीं कहा कि खजाना खाली है, परंतु हमने सरकार चलाने का प्रयास किया और सरकार चला के आगे निकल गए। अब ठीक है, आपने जो कुछ किया था आप कर गए, आपको क्या करना है आपको करना है, परंतु आपने नहीं किया। आप तो व्यवस्था करो। आप घर का मुखिया जो होता है, जो जवाबदारी लेता है, तो अब घर में खाने को नहीं, अब बोले अब घर में खाने को नहीं तो हम क्या करें? आप ऐसे करके मुँह तो नहीं मोड़ सकते। आपको चलाना है तो आपको चलाना पड़ेगा। अब ये कह के कि अब हमारे पास खजाना खाली और नहीं चल पाएगा, ये विषय नहीं हो सकता। ये कह के आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते आप। चलिए, अब क्या लग रहा है, अब क्या स्थिति है इस बार की? अब 3 महीने ही बचे हैं चुनाव को, क्या स्थिति लग रही है? चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और आप अंदर खाने में बात करेंगे। बहुत अच्छी योजनाएं माननीय शिवराज जी लाए हैं। हम लाडली बहना योजना लाए थे और हमने तय किया कि हम बहनों के खातों में पैसे डालने का काम करेंगे। 1000 रुपये माननीय शिवराज जी अपने सबके खातों में, बहनों के खाते में 1000 रुपये डालने का काम करेंगे और लगातार अब बढ़ते क्रम में 1250 और हो सकता है रक्षाबंधन पर बहनों को बड़ा तोहफा मिले। 30 अगस्त को हमारा रक्षाबंधन भी है। तो बहनों को हो सकता है बड़ा हुआ कुछ 3-3 हज़ार वाला। हाँ, 3-3 हज़ार, पर अभी 3-3 हज़ार बाद में जाए किस्तों में माननीय शिवराज जी ने कहा है, हो सकता है 1250 या 1500 रुपये मिले। ये निश्चित हो सकता है। रक्षाबंधन का त्यौहार है और भाई निश्चित ही जब रक्षा सूत्र बहन बांधती है तो भाई का फर्ज होता है कुछ ना कुछ दिया जाए और नया कुछ करने का, तो निश्चित रूप से नया कुछ होने वाला है। और शिवराज जी, कितनी सीटों से इस बार जीत सुनिश्चित लग रही है? हम करीब, हमारा तो नारा है अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार। और जिस हिसाब से शिवराज जी ने काम किया है, आप निश्चित मान के चलिए, ये हवाई बातें बहुत से विरोधी दल करते हैं, पर जिस अंडर करंट जैसा माननीय मोदी जी का चलता है, वैसे ही करंट लाडली बहना का भी है। और आने वाले समय में बहनें चाहेंगी नहीं कि हमारा भाई हमसे दूर जाए, और आने वाले समय में शिवराज जी ही यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा सत्ता में आएंगी। 2018 में जनता ने पूरा तख्ता पलट कर दिया था और जो है कांग्रेस को जिता दिया था। 15 साल बाद बहुत बड़ी बात थी कि कांग्रेस की सरकार बन गई थी। इस बार आपको नहीं लगता कि ऐसा कोई समीकरण रहेगा, या जो सिंधिया गुट ने जो ये किया था उसका दंश झेलना पड़ेगा? ऐसा कुछ तो नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये कई प्रकार की अपनी दलीलें देते, ये दंश तो उस समय थे। अगर आप बिल्कुल बहुत सही थे तो जनता उसी समय नकार देती, हम सब लोगों को नकार देती कि न, आप जाइए, आपने गलत किया है, आप सत्ता में नहीं रहेंगे। अब वो समय निकल गया, 3 साल भी हो गए उसके लिए, तो वो अब बात कहीं रहने वाली नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, इनके पास कोई नई योजना नहीं रहती बहन, इनके पास कोई ऐसी योजना नहीं रहती जो ये लाएँ। हम लाडली बहना लाए, इनको पता चला अब ये लाडली बहना लेके आए तो ये नारी सम्मान लेके आ गए। बहन कहना और नारी कितना फ़र्क है, शब्दों में फ़र्क तो देखिए। यदि हम आपसे बहन कहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मेरा कोई भाई कह रहा है, और नारी कहेंगे तो उसका भाव बदल जाएगा, हृदय का भाव बदलेगा। तो नारी और बहन में काफ़ी अंतर है। और ये बहनों का सम्मान, नारी का सम्मान, ये नारी के फॉर्म भर रहे हैं बहन। अभी मैं आपको बता दूं, ये मैं बार बार इनको कह रहा था कि आप नारी सम्मान के फॉर्म तो भर रहे हैं, भैया जमा कहाँ कर रहे हैं? ये जमा करने का तो पता ही नहीं, नारी सम्मान के फॉर्म कहाँ जमा कर रहे हैं। अभी कई जगह मूंगफली के ठेलों पर, कहीं चाट की दुकान पर ये आए हैं, तो वहाँ पर मनचले लोगों के हाथ में उसमें एक उसका बहन का नंबर होता है, मोबाइल नंबर होता है, उसकी फ़ोटो होती है, उसका अकाउंट नंबर होता है। अब कोई मनचलों को, वो ड्रिंक करने वालों को मिल गया, उसने फ़ोटो देखी, वो फ़ोन लगाने लगता है। ऐसे देखा है अपना पर्चे कि ऐसे लोगों की दुकानों पर और इस सब पे देखे हैं पर्चे, और पूरे सोशल मीडिया पर वो चल भी रहे हैं, और बहनें बेचारी रो भी रही हैं। रात के 12-12 बजे लोग फ़ोन लगाते हैं। तो मेरा तो शिवराज जी से कहना है, ये नारी सम्मान की जगह नारी अपमान क्यों कर रहे हो? शिवराज जी, कमलनाथ जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये नारी सम्मान की जगह नारी
का अपमान क्यों कर रहे हो? अभी ये जब कभी हो सकता है शायद आपके समय में तो अब सरकार बनने वाली नहीं है, परंतु ये जो आपने पर्चे कहीं लिखवा दिए हैं बहनों के, कहीं मोबाइल नंबर लिखवा दिए हैं, ये आप अपने पास में रख लीजिए, कहीं ऐसी दुकानों पर ना भेजिए जहां ऐसे लोगों को मिलके वो हमारे बहनों को लोग परेशान करें और वो बहनें अपने आप को अपमानित महसूस करें। ऐसा कम से कम कमलनाथ जी काम ना करें, मैं ये उनसे प्रार्थना करना भी चाहता हूँ। बिल्कुल। मध्य प्रदेश की जनता को, बड़ा मलहरा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं विधायक जी? अब बड़ा मलहरा आगे बढ़ रहा है और तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, जैसा विकास वहाँ हो रहा है, और आने वाले समय में बड़ा मलहरा बढ़ते क्रम में बहुत अच्छा बड़ा मलहरा बनेगा, विकसित बड़ा मलहरा बनेगा, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। और जनता का आशीर्वाद रहा तो आने वाले समय में और उसको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ आज मौजूद थे छतरपुर की बड़ा मलहरा विधानसभा से विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी जी, और इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करी, तमाम ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करी। आपको क्या लगता है, हमारे सवाल आपको इनसे कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे? और इसके साथ ही कोई और अगर सवाल आप इनसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम वापस से इनका समय लेने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का जवाब ले सकें। क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में? 3 महीने में चुनाव है, ये जो राजनीति है वो क्या करवट ले रही है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या लगता है, कौन मुख्यमंत्री की गद्दी पर इस बार राज करने वाला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।